देखो, यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं रेडिएशन। ये क्या है? इसमें सबसे पहले जो पॉइंट ध्यान रखते हैं, इट इज फास्टेस्ट वे ऑफ हीट ट्रांसफर। ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट देखना, स्पीड, ये जो एनर्जी जा रहा होगा उसका स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट, सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और शॉर्ट में ईएम वेव। अब ये ध्यान रखिएगा, जब हम रेडिएशन की बात करते हैं तो इनमें एक छोटा सा पार्ट है लाइट। जब आप कहोगे लाइट तो लगता है कि रेडिएशन से अलग कुछ हुआ। तो लाइट जो है ये रेडिएशन का एक पार्ट है, और जिसमें हम लोग प्रिज्म से निकलने वाले जो 7 कलर्स देखते हैं, ये विब्जियो। अब ध्यान रखिए, लाइट से कम एनर्जी जो होगा उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। लाइट से कम एनर्जी वाला, उससे भी जो कम एनर्जी होता है माइक्रोवेव कहते हैं, और उससे भी जो कम एनर्जी होता है रेडियो वेव। बहुत बड़ी रेडियो वेव कहते हैं। और लाइट से जो ज्यादा एनर्जी होता है उसे हम लोग कहते हैं यूवी रेज। यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट। और उससे भी ज्यादा एनर्जी एक्सरे। हाथ पैर तुड़वा के पता चल जाता है कि हड्डियों के फोटोग्राफ कैसे निकालते हैं, तो एक्सरे से के यूज से। और उससे भी ज्यादा गामा। गामा रेज। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप रेडिएशन कहेंगे तो रेडिएशन में ये पार्ट्स हैं।
तो लाइट जब मैं कहूंगा तो लाइट वो है, ध्यान दीजिएगा, light is a small part of radiation for which human eye is sensitive. सर वाला Light, डायग्राम बनाना है। ये जो स्क्रीन पे जो भी लिखा है वो सब लिख लीजिए। Light is a small part of radiation for which human eye is sensitive. Radiation is fastest way of heat transfer. सन से अर्थ तक धूप जो सन रेज जो देखते हैं वो कितने देर में पहुंचती है, तो 8 मिनट सम सेकेंड। तो ये जो लगभग 8 मिनट आप यदि कुछ देखते हैं तो लाइट की स्पीड कितनी है, तो सन तो बहुत दूर है अर्थ से, तो लाइट की स्पीड या रेडिएशन की स्पीड बहुत ज्यादा होता है। वो स्पीड जो है, तो आप रेडिएशन तो कहते हैं एनर्जी ट्रांसफर का वे, कहाँ पर, वैक्यूम में। तो आप एनर्जी जो एक जगह से दूसरे जगह जा रही होगी उसके लिए टर्म रेडिएशन यूज करते हैं। अब वो किस तरह से एनर्जी जाता है, वैक्यूम में तो कोई पार्टिकल है नहीं। जब कोई पार्टिकल नहीं है वैक्यूम में तो कुछ इस तरह का एनर्जी होता होगा जिस जो जो बिना पार्टिकल का है, जिना किसी में जो बिना किसी मटेरियल के भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बना होता है, और ये दोनों फील्ड कहाँ मिलते हैं, 12th में। तो सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या ईएम वेव, ये ईएम वेव चैप्टर कहाँ पर मिलेगा, ये चित्र हमें कहाँ देखने को मिलेगा। अच्छा सोचा आपने। ये जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ईएम वेव, ये जो है ये चैप्टर है क्लास 12th, क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर। तो सर यहाँ क्या कर देंगे आप, तो यहाँ केवल मैं यदि किसी लोहे के टुकड़े को गर्म कर दें और उसके बगल में हाथ ले जाए तो आप फील करोगे कि गर्म लोहे के टुकड़े से हीट बाहर आ रही है, वो गर्मी हाथ तक आ रही है, आपको दिख नहीं रहा वहां से रेज आती। लेकिन आप नजदीक रखें, गर्म लोहे के गोले के नजदीक अपना हाथ रखें तो आपको वैसे ही फील आ जाता है कि हाँ गर्म तो है, हीट तो आ रही है बाहर। तो रेडिएशन का वो पार्ट यहाँ हम चर्चा करेंगे इनके इस प्रॉपर्टी, गामा रे का, एक्स रे का, उन सब के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि यदि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है उससे जो एनर्जी बाहर आ रही है उस एनर्जी के बाहर आने का रेट क्या होगा। वो 12th में नहीं पढ़ाया जाएगा, वो रेडिएशन में अभी पढ़ेंगे। तो सर ये रेडिएशन वेव होता है,
ओहो, ये आइडिया भी अच्छा है। रेडिएशन जो है ये तो एनर्जी का ट्रांसमिशन है, और वेव जो क्लास 11th में एक चैप्टर हमें मिलेगा उसमें भी हम चर्चा करेंगे एनर्जी के ट्रांसफर के बारे में। तो रेडिएशन वेव है। अब ये रेडिएशन कहेंगे कि ये 12th में पढ़ेंगे, और वेव कहेंगे कि 11th के लास्ट में पढ़ेंगे। तो सर यहाँ क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे? सन से अर्थ के बीच में क्या लोहे का रॉड लगा हुआ होता है जिसमें चल करके हीट आ रही होती है? नो सर। इसका मतलब है कि सन से अर्थ तक जो सनरेज आती है वो वैक्यूम में पॉसिबल है। और यदि खिड़की में कांच का टुकड़ा लगाता, खिड़की तुम्हारा कांच से बना हुआ हो, ग्लास का, तो क्या कमरे के भीतर धूप नहीं आ जाती? आ सकती है या नहीं? कांच आती है। ट्रांसपेरेंट कांच से आती है होके। सर। इसका मतलब वो सॉलिड से होके भी गुजर सकती है। यदि तुम एक बाल्टी पानी रख दो, या तालाब में जाड़े के मौसम में नहाने का मूड बना तो तालाब में गए और धूप है तब भी नहाने की सोच रहे हो, तो क्या लगता है कि तालाब के भीतर वो सनरेज नहीं जाएगी? पानी के भीतर, पानी के भीतर भी सनरेज जाएगी। जाएगी। एटमॉस्फेयर में भी सनरेज है। तो सनरेज जो है वो वैक्यूम में तो है, साथ ही वो गैस में भी रह सकता है, लिक्विड में भी रह सकता है, सॉलिड से भी गुजर सकता है। अलग अलग जगहों पर उसकी स्पीड अलग अलग हो जाएगी। ये वैक्यूम का स्पीड है। कहाँ का स्पीड है? स्पीड इन वैक्यूम। लाइट की स्पीड इन जनरली जो हम याद रखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वैक्यूम की स्पीड। ये पेज लिख लिया सबने? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आपने अभी तक इतना यही पेज कराया ना? हाँ, ओके सर। ये 12th के रेडिएशन ईएम वेव मिलेगा हमें 12th में, ईएम वेव चैप्टर। और वेव चैप्टर 11th में मिलेगा, लास्ट चैप्टर 11th लास्ट चैप्टर वेव। ईएम वेव जो है ये चैप्टर मिलेगा 12th में, और 11th के लास्ट में चैप्टर मिलेगा सिंपली वेव। अभी फिलहाल हम क्या देखने वाले हैं? रेडिएशन। देखिए नेक्स्ट पेज पे आइए और नोट करिए, या वहीं जहां जगह है थोड़ा ज्यादा नेक्स्ट पेज पे ही आ जाए, बेहतर है। रेडिएशन properties of surface of any surface। किसी सरफेस का रेडिएशन प्रॉपर्टी देखते हैं। अब रेडिएशन प्रॉपर्टी को कैसे एनालाइज कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। मान लो तुम्हारे पास एक स्लैब है ग्लास का, और इसके सरफेस पे रेज आई क्यू, इंसिडेंट रेडिएशन। जैसे इंसिडेंट लाइट हो सकता है, इंसिडेंट लाइट। ये ग्लास स्लैब है। तो क्या क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है कि यहां से ये रिफ्लेक्ट हो जाए,
रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। जैसे कांच का टुकड़ा होता है तो कांच के सरफेस पर यदि वो मिरर है तो ज्यादा रिफ्लेक्शन हो जाएगा या 100% रिफ्लेक्शन हो सकता है। यदि नॉर्मल कांच का टुकड़ा है तो कुछ तो रिफ्लेक्शन होगा और कुछ हो सकता है बाहर निकल के चला आए, QT। ट्रांसमिटेड रेडिएशन मतलब वो मीडियम से चल करके बाहर चला आया। और कुछ ऐसा भी हो सकता है जो मीडियम में ही रह जाए। एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। सोचो प्लेन कांच का टुकड़ा है और उसको धूप में हम आधे घंटे के लिए रख दें तो हो सकता है वो हल्का गर्म भी हो जाए, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले। सोचो आपका खिड़की से कमरे में भीतर आते आपको दिख रहा है, इसका मतलब कुछ रेज ट्रांसमिट होके बाहर से भीतर आई है। और कुछ रेज जैसे कि हर एक सरफेस पे रिफ्लेक्शन भी होता है, कुछ रेज रिफ्लेक्ट हो गई तो आप रेडिएशन जब इंसिडेंट की बात करोगे किसी सरफेस पे तो उसकी 3 घटनाएं देखने को मिल सकती है। देखिएगा, बाय एनर्जी कंजर्वेशन। सोचो Q एब्जॉर्ब प्लस Q रिफ्लेक्टेड प्लस Q ट्रांसमिटेड, जितना आया था एनर्जी उसके बराबर होगा। मान लो 100 जूल आया लाइट सरफेस पे तो कुछ 10 जूल रिफ्लेक्ट हो गया, 75 जूल हो सकता है ट्रांसमिट हो गया, 15 जूल एब्जॉर्ब हो गया, तो टोटल तो 100 जूल आया, तो ये मिलके 100 ही तो होंगे। क्यू से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, क्यू ए बाई क्यू, क्यू आर बाई क्यू प्लस क्यू टी बाई क्यू इक्वल्स टू 1। इनके लिए इस रेशियो को क्यू ए बाई क्यू को, क्यू आर बाई क्यू को और क्यू टी बाई क्यू को स्मॉल लेटर ए आर टी से रेस्पेक्टिवली हम रिप्रेजेंट करते हैं। ए को हम लोग कहते हैं, सर ये नीचे वाली क्यू कहाँ चली गई? ऊपर वाली क्यू भी तो चली गई, वो क्यों नहीं पूछ रहे? यस सर, वो भी बता दो। रेशियो का नाम सुना है कभी किसी क्लास में? यस सर, यस सर। इस रेशियो को हमने सिंबल दिया है ए। और इस सिंबल को हम लोग कहते हैं इसी तरह आर, क्यू आर बाई क्यू एंड टी, क्यू टी बाई क्यू। तो ये जो आपको दिख रहा है ए प्लस आर प्लस टी, ये सारे क्या है? रेशियो है। ए का नाम रखा गया है एब्जॉर्बटेंस।
आर का नाम कहा गया है रिफ्लेक्टेंस, तो तुक्का भेरो तो टी का क्या नाम होता होगा? ट्रांसमिशन। ट्रांसमिटेंस। परफेक्ट, सही जवाब, ट्रांसमिटेंस। अब सोचो एब्जॉर्बटेंस क्या है? तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ अपॉन टोटल एनर्जी आने वाली, उस रेशियो को कहेंगे एब्जॉर्बटेंस। रिफ्लेक्टेंस क्या है? जो एनर्जी रिफ्लेक्ट हुआ और जो एनर्जी आई उनका रेशियो। और ट्रांसमिटेंस किसको कहेंगे? जो एनर्जी ट्रांसमिट हुआ और जो आई उसका रेशियो। और इन तीनों का सम किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। ये फिजिक्स वाले भी बड़े बदमाश। जैसे आपके दो दो नाम होते हैं, गांव के अलग, मामा गांव के अलग, या घर के अलग, स्कूल के अलग, वैसे ही इनके भी दो दो नाम रख दिया फिजिक्स वालों ने। सर ऐसा क्यों किया? आपसे दुश्मनी है, याद रखें आप। तो सोचो एब्जॉर्बटेंस का दूसरा नाम रखा सर एब्जॉर्बटेंस डेल ओ क्यू ए अपॉन क्यू तो है। ओके सर। एब्जॉर्प्शन पावर। इसी तरह ये रिफ्लेक्टेंस का दूसरा नाम क्या रखा? रिफ्लेक्शन पावर। रिफ्लेक्शन पावर। और ये ट्रांसमिटेंस का दूसरा नाम क्या रखा? ट्रांसमिशन पावर। हाँ, ट्रांसमिशन पावर। इससे भी मन नहीं भरा, इसके और नाम रख दिया फिजिक्स वालों ने। एब्जॉर्बिविटी या रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी। रिफ्लेक्टिविटी या ट्रांसमिटिविटी। अरे राम, इतने नाम याद रखने पड़ेंगे। ये टी के नाम है 3, आर के भी नाम है 3, और ये ए के भी नाम है 3। और ये तीनों हैं क्या? ये तीनों हैं क्या वो यहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पर वो रेशियो क्या है वो आपको दिखाया गया है। ए है एब्जॉर्ब क्यू ए, जो एब्जॉर्ब हुआ एनर्जी, बाई क्यू जो टोटल आया एनर्जी। आर क्या है? रेशियो है। और जब रेशियो होता है ना, तो अकल लगाओ, ये तीनों मिलकर क्यू थे, तो ऑब्वियस है ये तीनों का तीनों जो वैल्यू होगा वो लेस देन होगा 1 से। और गलती से यदि कोई एक 1 हो गया तो बाकी दो को 0 होना पड़ेगा। यस सर। तो आपने ये देखा कि ये जो रेशियो है ना, ये लेस देन और इक्वल्स टू 1, और इनके नाम रख दिए गए। ये टॉपिक इसलिए थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि किताब में बहुत से नाम आते हैं और बच्चे उन नामों को प्रॉपर वे में अपने दिमाग में फिट नहीं कर पाते। इस वजह से जब क्वेश्चन में नाम दिखता है तो उनको पता ही नहीं है उसका करना क्या है। तो आप थोड़े ढंग से प्रॉपर वे में कॉपी पे इन्हें लिखिए और इनको याद रखने के लिए थोड़ा कोशिश करिए। लड़िए मत दिमाग से, सर इनका नाम मोहन रखता ए का नाम, ये क्यू ए बाई क्यू का, तो मुझे अच्छा लगता। नहीं सर, मुझे तो क्यू आर बाई क्यू का नाम सोहन अच्छा लगता। आपको क्या अच्छा लगता है से किसी को कोई मतलब नहीं है। आपसे जो पहले आए फिजिक्स में उन्होंने इनके नाम रख दिए।
और उन्हीं की तरह के दो दूसरे जीनियस आए, उन्होंने दूसरा नाम रख दिया, सेट ऑफ नाम, और तीसरा जीनियस जो आया वो ऐसे तीसरा सेट ऑफ नाम रख दिया। आप भी ऐसे यदि जीनियस बनना चाहते हैं तो बनिए, नया नाम रखिए, अगले बैच को मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन आपकी बात समझे, दुनिया वाले सुने, उसके लिए पहले उस लेवल तक फिजिक्स में अपना नाम बनाइए। जब हमने वर्ड यूज करना होता रिफ्रैक्शन, तो दोनों आर हो जाते। इंसान आलसी जरूर होते हैं, गधे नहीं होते हैं। यदि क्यू आर और क्यू टी को भी क्यू आर मैं कह देता, दोनों के लिए मैं आर सिंबल लेके काम करता, इंसान आलसी तो है, क्यू टी बाई क्यू लिखने के लिए सिंबल ढूंढ लिया। इन गधे तो नहीं है, कंफ्यूज हो जाएगा या नहीं। तो रिफ्रैक्टेंस टर्म नहीं है फिजिक्स में, खुद नया टर्म बना करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारना। रिफ्रैक्शन यहाँ टर्म मैंने इस टॉपिक में यूज नहीं किया, इसी वजह से 2 बार क्यू आर यदि आएगा, आर आएगा तो वो तुम्हें कंफ्यूज कर देगा। तो इंसान आलसी है, सिंबल यूज करेगा, लेकिन गधा नहीं है, बेवकूफ नहीं है। एक ही तरह के सिंबल 2 मीनिंग का यूज कर डाले यहाँ पर एक ही जगह। तो क्या सीखा आज अभी अभी तुरंत आपने, अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद नहीं मारते। रिफ्रैक्टेंस यूज करूंगा सर, उसके लिए भी स्मॉल आर सिंबल यूज करूंगा, तो गधे हो एक नंबर के। 2 आर को कैसे अंतर करोगे सर? मैं एक को कैपिटल आर कर लूंगा और सपने में बताओगे दूसरे को सर ये कैपिटल आर ये है और स्मॉल आर ये। तो क्यों पंगे ले रहे हो? क्यों नहीं ट्रांसमिशन वर्ड सीख जाते? ट्रांसमिशन का क्या मतलब होता है? दीवार पे सर मारो और दीवार से टकरा के वापस आ जाए सर। ट्रांसमिट होना कि दीवार पे सर मारो और सर निकल जाए दीवार के दूसरी तरफ, इसका मतलब ट्रांसमिट हो गए दीवार से। रिफ्रैक्शन जहां यूज होता है वहां यूज करो, यहाँ क्यों यूज कर रहे हो? यहाँ नया टर्म दिया हमने, क्या नाम दिया? ट्रांसमिशन। रिफ्रैक्शन नहीं कहा इसे। 2 आर लेके मुझे दुखी नहीं होना था। वो केवल जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे 12th में तो रिफ्रैक्शन कहेंगे इसे, एक तरफ से जो दूसरे तरफ आएगी रेस, मीडियम को किसी मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है। ठीक है, सबके समझ में आ गया? यहाँ रिफ्रैक्शन पे मत चलना। यस सर। कौन से 3 टर्म सोचा तुमने? या तो एब्जॉर्ब होगा, या रिफ्लेक्ट होगा, या ट्रांसमिट होगा। कोई रिफ्रैक्ट वर्ड यहाँ नहीं लेंगे। अपने पैर खुद से कुल्हाड़ी पे मत मार देना ले जाके। अब इसके अलावा भी कोई पॉसिबिलिटी है तो बताओ। किसी रेडिएशन प्रॉपर्टीज के बारे में, किसी सरफेस की बात कर रहे हैं, तो सरफेस का बिहेवियर क्या क्या करता दिखेगा आपको? सरफेस के बिहेवियर की आप चर्चा करना चाहते हैं तो यही 3 दिखेगा ना। यदि रेज आएगी, या तो रिफ्लेक्ट करेगा, नहीं तो एब्जॉर्ब करेगा, और नहीं तो ट्रांसमिट कर देगा। और क्या कर देगा? या तो एनर्जी पकड़ के रखेगा, या टकरा के वापस फेंक देगा, या एक तरफ से गुजर करके दूसरे तरफ निकल जाएगा मटेरियल से होकर। अब ध्यान से देखना, एक के लिए नाम क्या रखा? या तो एब्जॉर्बटेंस, नहीं तो एब्जॉर्प्शन पावर, नहीं तो एब्जॉर्प्टिविटी। रिफ्लेक्टेंस, रिफ्लेक्शन पावर या रिफ्लेक्टिविटी। ट्रांसमिटेंस या ट्रांसमिशन पावर या ट्रांसमिटिविटी। यहां तक कितने के समझ में आ गया? हैंड राइज करो जल्दी। सर हैंड ही रेस नहीं हो रहा। कोई बात नहीं। सूरज, यश, सक्षम, पार्थ, सर आ गया समझ सर। शोभित, यस सर। समझ में आया? यस सर आ गया, वो ऑप्शन नहीं आ रहा आज। हाँ कोई बात नहीं। सूरज, बालक, ओके। यस। पेज मैं चेंज करूं? यस सर। यस सर। ये तीनों एक से या तो छोटे होंगे, ए स्मॉल आर स्मॉल टी, या एक के बराबर हो सकते हैं। एक से बड़ा कोई नहीं हो सकता इन तीनों में से, क्योंकि जो आने वाला एनर्जी है वही 3 पार्ट में बटा। तो वो जो तीनों पार्ट है वो आने वाली एनर्जी के या तो बराबर होंगे या उससे छोटे होंगे।
आइए आगे आपको मैं एक नया टर्म आपके सामने रखता हूं। परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी से क्या मतलब है? एन ऑब्जेक्ट which can absorb all incident energy radiation on it सर इसका मतलब परफेक्ट ब्लैक बॉडी गामा रेज और अल्फा रेज सारी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। perfect black body, hence A equals to QA by Q equals to Q by Q equals to 1. Then since A plus R plus T equals to 1 implies R equals to 0 and T equals to 0. तो आपने ये शुरू में ही देख लिया कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी उसे कहेंगे जिसके लिए A 1 होगा, R 0 होगा, T 0 होगा। ना तो कुछ ट्रांसमिट होगा और ना ही कुछ रिफ्लेक्ट होगा। तो उन्हें हम क्या कह देंगे? परफेक्ट ब्लैक बॉडी, एन ऑब्जेक्ट व्हिच कैन एब्जॉर्ब all incident energy radiation on it is called perfect black body. तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी का मतलब हुआ जो भी रेडिएशन आएगा उसे वो एब्जॉर्ब करे, 100% एब्जॉर्प्शन। परफेक्ट ब्लैक बॉडी का क्या मीनिंग लेते हैं? 100% एब्जॉर्प्शन, 100% एब्जॉर्प्शन। पेज चेंज करूं? नोट सर अभी नोट कर लो। हाँ नोट कर लो आराम से। परफेक्ट ब्लैक बॉडी किसे कहा जाएगा? कोई भी रेडिएशन आए सरफेस पे, बाहर से जो सरफेस पे आए रेडिएशन उसे यदि वो एब्जॉर्ब कर लेता है उसे परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहते हैं। एब्जॉर्ब वो एब्जॉर्ब में पी या बी ये डिक्शनरी से चेक कर लेना यार, मेरे लिए मेरे लैंग्वेज पे थोड़ा उतना भरोसा मत करो। परफेक्ट ब्लैक बॉडी का मतलब हुआ कि जो एब्जॉर्ब कर ले एनर्जी जो भी उस पे आए, चाहे वो विजिबल रेज उस पे आए या इनविजिबल रेज उस पे आए, उसे वो एब्जॉर्ब कर ले। इसका मतलब वो ना तो ट्रांसमिट करे ना ही रिफ्लेक्ट करे। रिफ्लेक्टेंस भी जीरो हो जाएगा, ट्रांसमिटेंस भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम ही 1 था। वो एक लास्ट टाइम सर नोटेड।
यहां देखिए, सोचिए और खुद से सोच के मुझे बताइए, परफेक्ट मिरर किसे कहेंगे? Sir, which reflects 100% 100% light of reflection. radiation on it. कट कर दे। हाँ, रिफ्लेक्टेंस 1 हो जाए, और यदि रिफ्लेक्टेंस 1 हो गया तो एब्जॉर्बटेंस और ट्रांसमिटेंस का क्या होगा? जीरो। सर जीरो हो जाएगा। हाँ, क्या ये मुश्किल काम है? No, sir. 100% रिफ्लेक्शन। तो ऐसा यदि ये 100% रिफ्लेक्शन है तो वो परफेक्ट मिरर है। तो एक तो हमने आपको एब्जॉर्प्शन बता दिया, और एक हमने रिफ्लेक्शन की बात। तो सर क्या ट्रांसमिशन 1 वाला? हाँ, किसी पर्टिकुलर वेव के लिए कोई पर्टिकुलर गैस, उससे लाइट, उससे वेव, उससे रेडिएशन गुजरे, और वो ना तो एब्जॉर्ब हो और ना ही रिफ्लेक्ट हो, तो वो उस समय ट्रांसमिटेंस 1 हो जाएगा। लेकिन उसका कोई यूज होता नहीं है, इसलिए चर्चा नहीं कर रहा है। ये नोट कर लो। तो वैक्यूम में ट्रांसमिशन 1 होगा ना? वैक्यूम में ट्रांसमिशन 1 होगा। यदि आप ये चाहते हो तो मैं लिख देता हूं। वैक्यूम में कोई है नहीं, तो वैक्यूम में ना तो एब्जॉर्ब होगा, कहीं कोई है ही नहीं एब्जॉर्ब करने वाला, ना ही रिफ्लेक्ट होगा, तो ट्रांसमिटेंस 1 कह दोगे। हाँ, 100% ट्रांसमिशन। मैं चिल्लाऊं और तुम सुन सको, ये तभी है जब मैं साउंड, मेरा ये टैब जो है ट्रांसमिट कर पाया तुम तक। तो ट्रांसमिशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। जैसे सन रेज तुम्हारे ग्लास वाले खिड़की से भीतर आई, वो ट्रांसमिट हो गई, ग्लास से होकर एक तरफ से दूसरे तरफ चली आई। अरे बच्चे, किसी सरफेस पे जब लाइट रे आएगी, या तो वो रिफ्लेक्ट होगा या एब्जॉर्ब होगा, और क्या बचा तीसरा? जो तीसरा वाला इवेंट होगा ना, उसके लिए आज और 11th के इस चैप्टर में क्या नाम दिया है? ट्रांसमिशन। सर आपने इसे रिफ्रैक्शन क्यों नहीं कहा? मैंने तो 10th में बहुत मेहनत की है। तो भाई जब 12th में फिर ऑप्टिक्स आएगा तो रिफ्रैक्शन कह लेना, लेकिन अभी 2 बार आर आ जाएगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए ट्रांसमिशन यूज कर रहे हैं रिफ्रैक्शन के बदले। अब समझदार हो, समझ में आ गया? रिफ्रैक्शन के बदले यहाँ कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं? ट्रांसमिशन। बार बार तुम कंफ्यूज हो गए आदित्य, तो कैसे काम चलेगा बालक? देखो यहाँ सरफेस, लाइट रे आएगी तो या तो रिफ्लेक्ट होगा, या एब्जॉर्ब होगा, या निकल करके दूसरी तरफ आएगी। ये ग्लास का स्लैब है मान लो, तो ग्लास स्लैब में मॉलिक्यूल है, वही तो एनर्जी पकड़ के कहीं रखते होंगे। यदि वैक्यूम होता, कोई मॉलिक्यूल ही नहीं होता, तो रिफ्लेक्शन कहाँ होता? रिफ्लेक्शन के लिए कोई सरफेस चाहिए जहां 2 मीडियम मौजूद हो, और ट्रांसमिशन के लिए तो वो जो बस चलता चला जा रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, ना ही रिफ्लेक्ट हो रहा। यहाँ एक टर्म आता है, सर कौन सी लाइट कितना एब्जॉर्ब होगी? ये सर मटेरियल पे होता है या लाइट पे भी होता है? जैसे वेवलेंथ ज्यादा हो तो जैसे कम एब्जॉर्ब होगा। ये वेवलेंथ की चर्चा वेव में करेंगे।
और रेडिएशन की चर्चा हम लोग 12th में करेंगे, तो अभी उस तरफ जाकर सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन मिले तो छोड़ देना है। ओके सर। फेरीज ब्लैक बॉडी, ये मान लो एक हॉलो स्फीयर होता जिसके ऊपर एक और फेस है, छेद है, और हॉलो स्फीयर के भीतर सामने में एक दीवार है, वह कोन है, फिक्स किया गया इस तरह से कि जो भी रेज आए इसमें, इस छेद के भीतर, वो क्या हो, वो इसी के भीतर कैद होके रह जाए, बाहर सर निकल जैसे के डायमंड ना में होता आए। है, फिर से बोलो। सर जैसे डायमंड में होता है। अभी डायमंड की चर्चा नहीं कर रहा हूं, अभी किसकी चर्चा कर रहा हूं, फेरीज ब्लैक बॉडी की। वहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टाइप का कुछ है, जो अलग चैप्टर है, ऑप्टिक्स में देखेंगे। सर ये कौन इसके अंदर है? हाँ, हॉलो स्फीयर है ये, कोन इसके अंदर है, और वो ऑर्फिस की क्या खासियत है कि कोई भी रेज जाए, कोई भी रेज जाएगी तो वो रेज जाएगी तो क्या होगा, उसके भीतर ही कैद होकर के रह जाए, बार बार रिफ्लेक्ट हो, हर एक रिफ्लेक्शन पे वो भीतर वाले सरफेस पे कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब होता जाएगा, लेकिन ऑर्फिस से बाहर निकल करके नहीं आएगी। तो ये ऑर्फिस जो है, ये ऑर्फिस कहलाएगा आर्टिफिशियल, वो ब्लैक दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि उस पे जो भी रेज जा रही है उससे वो बाहर तो आ ही नहीं रही, तो वहां से कुछ भी रेज बाहर नहीं आएगा, तो वो ऑर्फिस जो होल होगा ना, उस छेद को हम लोग कहेंगे फेरीज ब्लैक बॉडी। इस कहानी का और कोई उपयोग नहीं है, केवल इंफॉर्मेशन के लिए। ये जो छेद है ये आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी है। आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी मतलब हमने एक स्फीयर लिया, उसके भीतर वाला जो सरफेस है रफ है, और वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी वाला है, और सामने कोन इसलिए लगाया क्योंकि डायरेक्ट रेज जाता और कोन नहीं होता तो वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होके वापस चली आती कुछ रेज, तो वो परफेक्ट ब्लैक नहीं दिखता वो ऑर्फिस। तो ऑर्फिस को कहते हैं फेरीज ब्लैक बॉडी या आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी। इसका कोई बहुत बड़ा यूज मुझे नहीं पता और ना ही कभी पूछा गया है। इंफॉर्मेशन केवल ये है कि ब्लैक बॉडी का मतलब पूरा ऑब्जेक्ट ब्लैक हो जरूरी नहीं है, वो ऑर्फिस का अपीयरेंस ब्लैक होगा, वो ऑर्फिस ब्लैक बॉडी कहलाएगा। सर ये स्क्वायर ब्लैक बॉडी नहीं? स्फेयर ब्लैक बॉडी नहीं कहलाएगा। यहाँ पर रेज आएगी तो वो तो वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तुम्हारे आंखों तक पहुंच जाएगी, तुम्हें स्फेयर दिख रहा होगा, वो ब्लैक बॉडी नहीं है, वो ऑर्फिस ब्लैक बॉडी है। क्यों? फिर से बताओ, ऑर्फिस क्यों ब्लैक बॉडी है, बोलो। सर क्योंकि इससे कोई रेज ट्रांसमिट या क्योंकि वहां से कोई भी रेज वापस तुम्हारे आंखों तक नहीं पहुंच पाएगी रिफ्लेक्ट होकर, क्योंकि उस छेद में जो रेज गई वो भीतर ही कैद हो गई। इसका और कोई खास अहमियत नहीं है। चित्र बना लो, नोट कर लो। कोन का टिप कैसा होता है, प्लेन सरफेस जैसा, रिफ्लेक्शन वहां देखोगे हैं, कोन के टिप से रिफ्लेक्शन करेगा वाला। आई बात समझ में? कोन क्यों लगा रहे हैं, भीतर कोई फ्लैट सरफेस क्यों नहीं लगा रहे? कोन लगाएंगे तो उसके टिप पे नहीं के बराबर चांस है रिफ्लेक्ट होने के। और ऐसा ही तो टिप को थोड़ा टेढ़ा कर देना, मतलब कोन को, उनके टिप को एक तरफ स्लाइड कर दो, तो जो भी रह जाएगी वो रिफ्लेक्ट होके नॉर्मल से जितने एंगल पे आएगी उतने पे जाएगी, तभी काम तुम्हारा बन जाएगा। यदि इतना शक है कि नहीं सर टिप ले, यदि मैं इस टिप को यदि कोन को बड़ा करके इधर टेढ़ा कर दूं तो अब जो भी रह जाएगी वो सीधे तो जा नहीं सकती, लेकिन जनरली उतना करते नहीं है, बस ये ऐसे ही कोन दिखाते हैं।
और सर 2 ही बार रिफ्लेक्शन दिखाया, 2 क्या 25 बार रिफ्लेक्शन कर लो, वो भीतर कैद हो जाए। जितनी बार रिफ्लेक्शन होगा एनर्जी कम होती जाएगी। यदि रिफ्लेक्ट होके आते वाले एनर्जी नेग्लिजिबल है तो हम कहेंगे और फिर ब्लैक बॉडी। पूरे ऑब्जेक्ट को ब्लैक बॉडी नहीं कहिएगा, इसका और कोई यूज नहीं है खास, नाम पता होना चाहिए। इस चैप्टर की क्या खासियत कही मैंने, रेडिएशन टॉपिक में बहुत से नाम आएंगे और उनके साथ आपका कंफर्ट यदि बनता है तो चैप्टर आपके समझ में आ गया माना जाएगा। एक टर्म आता है इमिसिव पावर। अब लफड़ा है, आपने तो बहुत सी बातें चर्चा कर ली, अब ये इमिसिव पावर का क्या है कहानी। ध्यान से देखिए, एनर्जी emitted by per unit time, per unit area, energy emitted per unit time, per unit area by any object is called emissive power, E of the body। यहां क्या किया हमने, एनर्जी emitted per unit time, per unit area by any object is called emissive power of the body। ये आगे लिख दो, E equals to एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम, dq by dt, और पर यूनिट एरिया 1/a। तो यहां से आप देखिए, यदि इसका एसआई यूनिट लिखना चाहेंगे तो एसआई यूनिट लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, q तो हम कहते हैं एनर्जी, dq स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, और dt टाइम सेकेंड, और सेकेंड के ही साथ एरिया मीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं वॉट पर मीटर। SI यूनिट ऑफ इमिसिव पावर इज जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और जूल पर सेकेंड को वाट कहते हैं, वाट पर मीटर स्क्वायर दोनों कह सकते हैं। जूल पर सेकेंड इज वाट, सिंस जूल पर सेकेंड इज वाट। तो आपको एसआई यूनिट पता चल गया इमिसिव पावर का। जैसे आप कोई लोहे के एक टुकड़े को देखते हैं, पहले यहां तक नोट कर लो, मैं अगले पेज पे उस चित्र को बनाकर दिखाता हूं। सर एमिटेड का क्या मतलब है? लोहे के एक टुकड़े को, गोले को गैस बर्नर के ऊपर रख दो, घर में गैस ऑन करके उसके ऊपर रख दो, और आधे 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए छोड़ दो।
तो मम्मी से पिटाई तो होनी है कि गैस क्यों बर्बाद कर रहे हो। कोई बात नहीं, पिटाई हो जाने दो, बाद में उसमें फिजिक्स ढूंढ दो। अब उसको छूना मत, गैस को ऑफ कर दो और उस गोले को, लोहे का गोला जो 2 घंटे 3 घंटे से आग में तुमने रखा हुआ था गैस के ऊपर, अब गैस को ऑफ कर दो और उस गोले को बड़े ध्यान से इस तरह से कि हाथ टच ना करे उठा के लेते जाओ अंधेरे कमरे में। कैसा दिख रहा है गोला, काला या लाल? लाल। ये जो अभी एनर्जी है, क्या वो इंसिडेंट एनर्जी रिफ्लेक्ट होके आ रही है, अंधेरा कमरा है, या उसके भीतर का छुपा हुआ एनर्जी बाहर आ रहा है? और उसके अंदर हाँ, दैट इज इमिशन। वो एब्जॉर्प्शन। एक बार दोबारा बता दो ये वाला पार्ट। लोहे के टुकड़े को कहीं गर्म होता देखा है जीवन में आज तक? यस सर। खूब गर्म करने के बाद वो पीला हो जाता है या हरा हो जाता है या नीला हो जाता है या लाल दिखा है आज तक कभी? सर पहले येलो होता है फिर रेड होता है। अब रेड वाला गोले का टुकड़ा अंधेरे कमरे में रख दो। अब मुझे बताओ, क्या वहां गैस का बर्नर कोई है? नहीं ना, केवल लोहे का टुकड़ा है। कैसा दिख रहा है? लाल। ये लाल दिख रहा है, ये लाल क्या है वहां से आ रहा? सर रोशनी। ये जो रोशनी है रेडिएशन है, लाइट है। ये जो आ रही है बाहर वो एनर्जी ही है ना। यस सर। धीरे धीरे वो लाल दिखना बंद हो जाएगा, पक्का। आधे घंटे छोड़ दोगे तो ये जो एनर्जी बाहर आ रहा है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसे हम क्या नाम देंगे? इमिसिव पावर। ऊपर में आदित्य पढ़ो तो डिफिनीशन क्या लिखा है, पढ़ के मुझे सुनाओ। शुरू करो पढ़ना, मैं सुन रहा हूँ। So energy emitted per unit time per unit area by any अब object is called. तो एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम का मतलब क्या? एनर्जी बाय टाइम। 100 जूल एनर्जी आया 5 सेकंड में, तो एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम कितना कहलाएगा? 100 जूल बटे 5 सेकंड। और जो ऑब्जेक्ट है उसका सरफेस एरिया है 25 मीटर स्क्वायर, तो 25 मीटर स्क्वायर से उसे डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा इमिसिव पावर। अब बताओ ये क्या करने के लिए आया? ये आया है एरिया के लिए। ये समझ में आई या नहीं आई तुम्हारे? यस सर। पर यूनिट टाइम हुआ डी क्यू बाई डी टी। अब पर यूनिट एरिया, एरिया कहाँ लिखोगे? डी क्यू बाई डी टी में कहीं एरिया है? तो एरिया को नीचे तो डालोगे ना कहीं। यस सर। ई इक्वल्स टू, या तो डी क्यू बाई डी टी ऐसे सोचो, अपॉन ये कर लो। और जो गणित जानते हो उनको पता है इसको ऐसे लिखा जा सकता है, डी क्यू बाय ए डी टी। ऐसे भी लिख लो जिससे कंफ्यूजन थोड़ा कम हो। और ऐसा यूनिट क्या हो गया? अब ध्यान देना, ये आने वाला रेस बंद हो गया तो रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन और एब्जॉर्प्शन बंद हो गया, क्योंकि वो आने वाले रेस पे डिपेंड करता था। लेकिन ये इमिशन, खुद की एनर्जी जो ब्लॉक के पास होता है उसे जो वो बाहर फेंकता है उसे कहते हो इमिशन। सर हाँ बोलो। सर वो जो लाल गोला था उसके अंदर हीट भी निकलेगी, वो भी एमिशन में ही आएगा? अभी मुझे ये बताओ, लाल गोले पे कोई रेज इंसिडेंट हो रहा है? नो सर। इंसिडेंट जब नहीं हो रहा है तो इंसिडेंट होता तब तो हम सोचते रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन। यस सर। यदि इंसिडेंट रे आएगा, इंसिडेंट ही नहीं होगा तो हम एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन के बारे में नहीं सोचेंगे। इंसिडेंट रे जब नहीं है तब भी वहां जो उसके भीतर का एनर्जी है वो जो बाहर आ रहा है, उस एनर्जी का क्या नाम दोगे? ट्रांसमिशन। अच्छा लगेगा सुन के? ट्रांसमिशन तो उसे कहते हैं ना कि लेफ्ट से आई और निकल के राइट की तरफ चली गई। इमिशन कौन सा होगा? उसके भीतर जो एनर्जी है उसका बाहर आना। अलग एक टर्म था ये। यहां देखो, स्टीफेंस लॉ।
ऑफ रेडिएशन। ये क्या कहता है? ये एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है और इसका टेम्परेचर है T। तो एनर्जी ये बाहर फेंकता जो होगा, वो जो इमिसिव पावर हम लिखेंगे, वो इमिसिव पावर जो होता है, ये इमिसिव पावर E प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के फोर्थ पावर के। यदि टेम्परेचर है लोहे के टुकड़े का 400 डिग्री सेंटीग्रेड, तब जो एनर्जी वो बाहर फेंक रहा होगा पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, और यदि टेम्परेचर कर दे 800 डिग्री सेंटीग्रेड, तब जो वो एनर्जी फेंक रहा होगा वो टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ जाएगा। और वो कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे? इमिसिव पावर प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। सर जो आपने ब्लैक बॉडी पे T है वो क्या है? टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। सर इसमें लाइट एमिट कर रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ, रेडिएशन क्या आंखों से दिखेगा तभी हम कहेंगे रेडिएशन, या ऐसा भी हो सकता है जो आंखों से ना दिखे? सर इनविजिबल भी होते हैं। इसका मतलब ये इमिट हो रहा है, या तो विजिबल होगा तो आंखों से लाल दिखेगा, या कम एनर्जी इमिट हो रहा होगा, इंफ्रारेड रेडिएशन वाला तो नहीं दिखेगा। यहाँ क्या कोई इंसिडेंट लाइट की चर्चा मैंने की है अभी? पर सर ये एमिट कैसे कर रहे हैं? तो सब कुछ अब्सॉर्ब कर लेता है ना। ब्लैक बॉडी की बात हो रही है। ब्लैक बॉडी किसको एब्जॉर्ब करता है? जो उस पे आने वाली रेज होता है। क्या मैंने ये भी लिखवाया है कि वो अपना एनर्जी पकड़ के रखा रहेगा जीवन भर, बाहर नहीं फेंकेगा? ओके सर। ये है टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी ऑफ द स्फेरिकल ब्लैक ऑब्जेक्ट, स्फेरिकल ब्लैक बॉडी। और स्फेरिकल हो ही जरूरी नहीं है, कोई भी ब्लैक बॉडी हो, किसी भी शेप का। मैंने स्फेयर दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा ब्लैक बॉडी स्फेरिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट हो। टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी है। और ई क्या है? इमिसिव पावर। इमिसिव पावर आप यहां देखते हो, ये आया सिग्मा T⁴। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। यहां पर सिग्मा को कहते हैं स्टीफेंस कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शन हटता है कोई कांस्टेंट आता है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट सिग्मा इज कॉल्ड स्टीफेंस कांस्टेंट। ये है 1/a dq/dt, जिसे हमने कहा है E, और ये किसके बराबर लिख रहे हैं? सिग्मा T⁴। इस फॉर्मूले को 5 स्टार कर दो। अब ध्यान देना, यदि यहां पर हम dq/dt देखें, रेडिएशन पावर, जो रेडिएट होने वाला एनर्जी पर यूनिट टाइम है, तो वो हो जाएगा A इंटू E, A इंटू सिग्मा इंटू T⁴। तो न्यूमेरिकल में इसका भी यूज करते हैं कई बार, तो इसको 3 स्टार दे दो, 5 स्टार मत देना। जहां पर A क्या है? पिछले वाले में A कहीं नहीं था, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो A आया है वो A क्या है? वेयर A क्या है? सरफेस एरिया ऑफ द
black body. Surface area of the black body. सर रेडिएशन पावर का मतलब क्या हुआ? अच्छा, dq by dt का यूनिट बोलो। सर जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड का दूसरा यूनिट बोलो। व्हाट? दूसरा Watt per नाम। meter square. ओहो, आराम से आराम से। जूल पर सेकंड हो गया वाट, और वाट किसकी यूनिट है? बल्ब खरीद के लाते हो 60 वाट का, तो वाट क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? बल्ब की Power. तो यहाँ पर dq by dt क्या है? और रेडिएशन होने वाला पावर, रेडिएशन के थ्रू होने वाला पावर, रेडिएशन के थ्रू बाहर आने वाला एनर्जी पर यूनिट टाइम, रेडिएशन के थ्रू बाहर आने वाला जूल पर सेकेंड एनर्जी। क्या ये आइडिया समझ में आया? ये क्या है? पावर है। तो सर वो इमिसिव पावर क्या था? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इमिसिव पावर था रेडिएशन पावर पर यूनिट एरिया, वाट पर मीटर स्क्वायर। रेडिएशन पावर को जब एरिया से डिवाइड कर देते थे, सरफेस एरिया से, तो वो बन जाता था इमिसिव पावर। सर नाम में थोड़ा सा अंतर होगा और मीनिंग इतना बदल जाएगा। सारे बच्चे आईआईटी में थोड़े न जाते हैं, जो ये अंतर समझ पाते हैं उनके लिए रास्ता खुल जाता है आईआईटी के भीतर जाने का। मैंने इस चैप्टर की क्या खासियत बताई? खूब नाम है, धीरे धीरे उनके साथ आपको दोस्ती करनी होगी। यदि आपने उन नामों के साथ दोस्ती कर ली तो आपका काम बन जाएगा। सर मेरे को एक डाउट है सर, आपने कहा था सर फ्लैट बॉडी 100% एब्जॉर्प्शन दिखाता है, तो सर फिर अरे यार, ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब करती है, जब उस पे हम रेज डालेंगे तब ना एब्जॉर्ब करेगी। मान लो अभी हमने कोई रेज नहीं डाली और ब्लैक बॉडी है 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या आप गारंटी लोगे कि इससे बाहर कोई नहीं एनर्जी आएगा? आएगा सर। नहीं सर आएगा। तो वो जो बाहर आ रही है एनर्जी, दैट इज इमिशन। जब आप उसको एनर्जी नहीं दे रहे हैं तब भी वहां से बाहर आते दिख रहा है जो एनर्जी। जब आप एनर्जी दे रहे होते तब जो बाहर आ रही होती तो आपको शक होता कि आपने जो एनर्जी दिया वही ये बाहर फेंक रहा होगा। तो ब्लैक बॉडी है वो तो वैसे ही नहीं फेंकना, जो भी देंगे उसे वो कलेक्ट करके रख लेगा। तब भी जो बाहर आ रही है एनर्जी, तो वहां उसको हम क्या नाम दे सकते हैं? तो वो इमिशन। जब उसको हम एनर्जी दे या ना दे, वहां से जो बाहर आएगी उसकी खुद की एनर्जी, दैट इज इमिशन। Emission is different from absorption, transmission and reflection. Emission is different. यहां मेंशन करो एक बड़े बड़े अक्षरों में। Emission is different from transmission reflection and absorption. ये मेंशन करिए इनसे। ये नहीं कि ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन वो अलग आपने पढ़ा, और ये इमिशन एक अलग टर्म आपको इंट्रोड्यूस कर किया गया यहाँ पे। ओके सर। घबराओ मत, ये आपको शुरू में कंफ्यूजन होता है। आप जो क्वेश्चन पूछते हो उसमें कोई बुराई नहीं है, केवल हम अपने ब्रेन को तैयार करें। सर ने जो कहा उसको दिमाग में जगह देकर कहीं बैठाएं, ये नहीं कि उसको धकेल के बाहर कर दें, क्योंकि बहुत से नाम आने वाले हैं। यदि हर एक नाम को आपका दिमाग रिपेल करेगा, बाहर निकालेगा, तो फिर दिमाग में वो रुकेगा नहीं। तो आप उसको प्यार से बैठाइए। सर ने कहा है कि टी टेम्परेचर पे जो बाहर आएगी एनर्जी, तो बाहर आएगी मतलब यहाँ इंसिडेंट की तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहे। यस सर। अब यहाँ एक टर्म और आता है जो इनसे भी अलग है, इमिसी, इमिसिविटी, स्मॉल ई। E emissive power of general object
upon emissive power of black body of same size, same shape at same temperature. सर ये तो और लफड़ा कर दिया आपने। अच्छा सोचो, ये एक जनरल ऑब्जेक्ट है और ये एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है। तो दोनों के टेम्परेचर भी एक जैसे हैं, तो इससे जो एनर्जी बाहर आएगा और इससे जो एनर्जी बाहर आएगा पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, वो इमिसिव पावर कहलाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, सेम साइज, शेप, सरफेस फिनिश एंड टेम्परेचर। सर एक बार फिर से बता दो, बीच में आके आवाज कट गई थी। तो जब हम लोग जनरल ऑब्जेक्ट के इमिसिव पावर को देखें और एक ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर को देखें, तो इनका जो रेशियो होगा ना, उस रेशियो को कहते हैं जनरल ऑब्जेक्ट का इमिसिविटी। तो आपको ये भी पता चल गया कि ये जो रेशियो होता है ये भी एक से कम ही होगा। क्यों? क्योंकि वो जो ब्लैक बॉडी होता है ना, यदि उसको मौका मिलता है दोनों एब्जॉर्ब करने का तो खूब एब्जॉर्ब करता है, और यदि उसको इमिट करने का मौका मिलता है खूब मन से इमिट भी करता है। तो आप क्या देखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा उनका जो इमिट करने का, एनर्जी इमिट करने का पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कैपेबिलिटी है, इमिसिव पावर, और ब्लैक बॉडी का कैपेबिलिटी है, तो ब्लैक बॉडी की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है। तो जो इमिसिव पावर है ऑब्जेक्ट का और ब्लैक बॉडी का, उनका रेशियो है। तो रेशियो हमेशा जो होता है वो नंबर होता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। और ये जो रेशियो है ई, इसको हम लोगों ने कहा इमिसिविटी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ ये बात आपको पता चल गया, फॉर ए ब्लैक बॉडी, यदि ब्लैक बॉडी के लिए खुद ही देखें उसका इमिसिविटी क्या होगा, फॉर ए ब्लैक बॉडी, तो इट्स इमिसिविटी सर सर 1 becomes 1। ये ध्यान रखिएगा, ब्लैक बॉडी यदि है तो उसका तो इमिसिविटी 1 हो गया, क्योंकि उसका खुद से ही रेशियो देखेंगे तो EV by EV 1 होगा। और यदि कोई और ऑब्जेक्ट है वो ब्लैक बॉडी के कितना नजदीक है, ई का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। यदि ई का वैल्यू आ रहा है 0.8, इसका मतलब वो ब्लैक बॉडी जैसा ही इमिशन का कैपेबिलिटी पॉजेस कर रहा है लगभग। यदि ई का वैल्यू आता है 0.2, इसका मतलब अरे राम, बहुत कम एनर्जी इमिट करने की ताकत है ब्लैक बॉडी के रेस्पेक्ट में, भले ही एक जैसा टेम्परेचर पे क्यों ना हो दोनों। तो इमिसिविटी का कहानी क्या हुआ कि इमिसिविटी किसी जनरल ऑब्जेक्ट के जो इमिट होगा ना एनर्जी, और उसी शेप साइज उसी तरह का टेम्परेचर वाला कोई ब्लैक बॉडी होगा, वो जो एनर्जी इमिट करेगा पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उन दोनों इमिसिव पावर का वो रेशियो होगा। जनरल ऑब्जेक्ट का इमिसिव पावर, हाँ फिर से बोलो, फिर से बोलो एक बार। आप एक बार यहाँ आए और इस पेज पे आकर के मुझे स्टीफेंस कांस्टेंट जो सिग्मा मिला है, इसके यूनिट के बारे में थोड़ा बता दें। SI यूनिट ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट। तो ध्यान से देखिए, ई का जो यूनिट है उसको टेम्परेचर के फोर्स पावर से डिवाइड कर दो। ई का यूनिट क्या था? वॉट पर मीटर, वाट पर मीटर स्क्वायर, और उसको किससे डिवाइड कर दो? टेम्परेचर के फोर्स पावर से। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन और कहते हैं, केल्विन टू द पावर 4। टू द पावर 4।
ये ध्यान रखिएगा। स्टीफेंस कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वाट पर मीटर स्क्वायर और टेम्परेचर टू द पावर 4। सर हाँ बताइए, सर हम एमिसिविटी का करते क्या है? क्या नहीं आया है? एमिसिविटी का करते क्या है? एमिसिविटी का करते क्या है? यहां पर देखो तो स्टीफेंस बोल्ट्जमैन इक्वेशन और लॉ। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जनरल ऑब्जेक्ट, तो जनरल ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमिसिविटी दिया गया होगा, इमिसिविटी टेम्परेचर T। इससे जो एनर्जी बाहर आएगा उसका इमिसिव पावर कैसे लिखेंगे आप? तो E टाइम्स इमिसिविटी जो ब्लैक बॉडी का होता, और ब्लैक बॉडी का कितना लिखते थे? सिग्मा T टू द पावर 4। अब जनरल ऑब्जेक्ट का इमिसिव पावर आप कैसे लिखेंगे? 1/a dq/dt। ये जो E है ये किसके बराबर लिखेंगे? E सिग्मा T टू द पावर 4, स्मॉल e सिग्मा T टू द पावर 4। और यदि इसका रेडिएशन पावर आप लिखना चाहते होंगे तो ये dq/dt कितना हो जाएगा? ए सिग्मा T टू द पावर 4। स्मॉल e का यूज समझ में आ गया? कहां पर होगा? यस सर। अरे हम लोगों को पता था ना, सिंस E बाय E ब्लैक बॉडी इक्वल्स टू होता था स्मॉल e। तो यहां से आपको पता चल गया कि स्मॉल e किसके बराबर हो, स्मॉल e इंटू E ब्लैक बॉडी किसके बराबर हो जाएगा। और E ब्लैक बॉडी आपको स्टीफेंस लॉ बता चुका है, तो ये स्टीफेंस लॉ को थोड़ा इंप्रूव कर देता है। कौन? स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफेन बोल्ट्जमैन लॉ। तो अब आपको एक स्मॉल e का मतलब वो 1/2 होगा, 1/4 होगा, 1/8 होगा, 1 होगा ब्लैक बॉडी के लिए, सिग्मा T टू द पावर, वहां पर तो स्टीफेंस लॉ लग जाएगा। स्मॉल e कब यूज होगा? जब कोई जनरल ऑब्जेक्ट हमारे सामने है, और यदि मुझे नहीं पता ऑब्जेक्ट के बारे में तो हम ब्लैक बॉडी मान लेंगे, क्योंकि ई के लिए क्वेश्चन बनाने के लिए बैठे नहीं रहेंगे कि ई कोई मुझे दे तब जाके मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। 1 मान करके आगे बढ़ जाएंगे कि दिया गया ऑब्जेक्ट ब्लैक बॉडी ही कह रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली, मतलब ई के चक्कर में रुके नहीं रहेंगे। स्मॉल ई नहीं दिया गया तो ब्लैक बॉडी की बात कर रहा होगा, ऐसा मान के चलो, या रेशियो में कैंसिल आउट हो जाता होगा क्वेश्चन के पूछे जाने के तरीके में। और यहाँ इन दोनों जगहों पे ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले में जो T लिखते हैं वो टेम्परेचर इन केल्विन। T यहाँ ब्रैकेट में जो टेम्परेचर लिखा है ये T उसके पास मेंशन कर दीजिएगा इन केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड में होगा तो केल्विन में बदल देना है, इन केल्विन। ये पेज भी नोट कर लीजिए। और कंप्लीट हो गया आज का लेक्चर। आपके टेस्ट में इस लेक्चर से कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन चूंकि मुझे आगे बढ़ना था तो इसलिए मैंने ये लेक्चर दिया, और इनके टर्म्स धीरे धीरे आपको याद होंगे, अभी दिमाग पे ज्यादा जोर मत देना। एक्सक्यूज मी सर, सर टेस्ट हाँ, में बताइए। सर टेस्ट में कंडक्शन और कैलोरीमीटर रहेगा, और वो भी उस चैप्टर तरह 25 और 28 ही होंगे ना एचसी वर्मा के पास। फिर से बताओ एक बार। एचसी वर्मा के सिर्फ चैप्टर 25 और 28 होंगे ना, वो 1 to 30 वाले क्वेश्चन जो आपने मार्क करवाए थे। उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं रहेंगे, नहीं, कुछ तरह के जिसमें कैलकुलस ज्यादा यूज है या जो ट्रिकी है, जिनमें फॉर्मूले ज्यादा याद करने हैं, वो सब हमने हटा दिए हैं। केवल इलेक्ट्रिक करंट के हिसाब से सोच के जितने आसानी से क्वेश्चन आपके बन रहे थे उस तरह के क्वेश्चन खूब हैं। बात समझ में आई? और ये अलग अलग चैप्टर से जब मिक्स होगा
तो वो मैं अभी आपसे पूछूंगा तो आपसे तो वैसे ही नहीं बनना, तो आप टेंशन लो मत, आपसे जो बन सकते हैं वैसे ही क्वेश्चन है सारे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। यहाँ पिछले पेज में भी जा करके देखेंगे तो टेम्परेचर जो टी लिखा है ना स्टीफेंस लॉ में, उसके नीचे मेंशन कर दीजिएगा टी इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। फॉर्मूले में टी डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं रहेगा। और ध्यान दीजिएगा कि यदि कहीं लिखा हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कितना हो जाता है 27 प्लस 273, ये 300 केल्विन हो जाता है। तो जब भी कन्वर्जन आपको देखना पड़े तो कन्वर्जन के लिए कैसे यूज करते हैं, टेम्परेचर थीटा डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू थीटा प्लस 273 केल्विन। जैसे 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा 27 प्लस 273 केल्विन, 300 केल्विन। यदि आपके पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 50 प्लस 273 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 प्लस 273 केल्विन। ठीक, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.